हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी चल रही है और अभी ये जो क्लास है हमारी हिंदी पेडागोजी की है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। और आप जानते ही हैं हमारे इस चैनल पर सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हर क्वेश्चन को आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाता है और ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें सीडीपी की हम 54 क्लासेस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की हम बात करें तो आज हमारी ये 9th क्लास है और साथ में मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना भी बताया है। तो जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं उन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ देख करके अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं इस प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने कल वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। यानी कि एक बच्ची है जो कक्षा 2 में पढ़ती है, वो स्टार्टिंग से ही भाषा को सीख रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली तरीके से। तो उसको भाषा सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है, ये आपसे पूछा है। पहला है वर्णमाला विधि, दूसरा है अभ्यास और ड्रिल, तीसरा है भाषा के अवसर और चौथा है भाषा शिक्षण की निर्देश विधि। तो देखिए, अगर आपको बच्चों को भाषा को सिखाना है ना एकदम प्रभावशाली तरीके से, और अगर वो ऑलरेडी उस तरीके से सीख रहा है तो उसको और अच्छे से सिखाना, तो उसके लिए क्या होता है, आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा बोलने के अवसर देंगे, यानी कि लैंग्वेज में बच्चे को बातचीत करने के अवसर देंगे, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है, भाषा के अवसर। बच्चे को आप जितना ज़्यादा अवसर देंगे भाषा में बातचीत करने के लिए, उतना अच्छा क्या होगा, वो भाषा को सीख पाएगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अदर मेथड है ना, वर्णमाला विधि, अभ्यास और ड्रिल या भाषा शिक्षण की निर्देश विधि, ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जितनी इफ़ेक्टिव बच्चे को अवसर दिए जाते हैं बोलने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, जब तक आप उसको अवसर नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे बातचीत करने की, इंटरेक्शन करने की, भाषा को बोलने की, तब तक वो बच्चा भाषा को उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो भाषा के अवसर देना ये बेस्ट होता है। सो 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, कुछ छात्र हैं जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर। पहला है, उनको अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। दूसरा है, उनके मन से भय और झिझक की भावना को निकालना चाहिए। तीसरा है, उनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। अब देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा, आई नो। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगर किसी बच्चे को ना बोलने में यहाँ पर कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने और पढ़ने के अवसर देंगे, ताकि बोलने में वो जो कठिनाई अनुभव कर रहा है वो कठिनाई दूर हो सके। वो कठिनाई तभी दूर होगी जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। दूसरा है, आप उस बच्चे के मन से क्या करेंगे, भय को दूर निकालेंगे। वो जो उसके मन में डर है ना कि मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इस डर को उसके मन से आपने निकालना है, जो कि हमको ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। 3rd ऑप्शन इज़ कि अभ्यास के समुचित अवसर। जी हाँ, बच्चे को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने के अवसर देंगे, ताकि बोलने की कठिनाई उसकी जो है वो दूर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सीटेट क्वालिफाई करने की कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ ऐसे हवा में तीर नहीं चलाया है उस वीडियो में, मैंने आपको कुछ साइंटिफिक तरीके बताए हैं। सीटेट की ट्रिक आप उसे समझ सकते हैं और वहाँ से डेफिनेटली 100+ स्कोर आप लोग ईजिली कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ या क्लासेस लेती हूँ ना, ये खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी दोनों पेपर दिए हुए हैं, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। अब देखिए, आलोचनात्मक चिंतन मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। आप किसी बच्चे में ऐसी थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी सिचुएशन बच्चे के सामने आ रही है तो बच्चा समझ पाए कि इस सिचुएशन से क्या हानि हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है। कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे सोचना, उसके पीछे दिमाग लगाना कि ये कैसे हुई होगी, इसका रीज़न क्या रहा होगा। तो इस तरीके से व्हाई वाले क्वेश्चन, क्यों वाले क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में डेवलप करना, ये होता है आपका आलोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, ये आप समझ गए यहाँ से। अब उसको करने के लिए, उसका विकास करने के लिए सबसे उत्तम तरीका कौन सा है ये पूछा है। पहला है, उसको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिए जाएं, यानी कि उसको हमेशा पॉजिटिव किया जाए कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बस प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ठीक है, काम करवा नहीं रहे, बस बोल करके उसको अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए। तीसरा है, उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण किया जाए या फिर उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। देखिए, यहाँ पर बच्चे को खुश करना हमारा एम नहीं है, एम हमारा है बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण किया जाए, यानी कि ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाएं जिसमें इस चिंतन का बच्चे के अंदर विकास हो सके। इस तरीके के प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं जिससे आलोचनात्मक चिंतन का बच्चे में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो उसको ये मार्ग दिखाना, ये वे दिखाना, ये क्या होगा, बेटर होगा इन 3 ऑप्शन से। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा समूह शिक्षण से है, ग्रुप लर्निंग हम जिसको कहेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, समूह शिक्षण स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण करना है, या फिर संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, या फिर शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप समूह शिक्षण देख रहे हैं ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्या लग रहा होगा कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटकर उनको जब शिक्षा दी जाती है उसे हम समूह शिक्षण कहते हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। ये जो समूह शिक्षण है ना, ये क्या होता है, जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के टीचर एक साथ आते हैं और सभी आपको पढ़ाते हैं एक साथ अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक क्लास चल रही है, वहाँ पर आपके एसएसटी के टीचर भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, इन सभी के आएंगे। ठीक है, किसी ने आपको, सबसे पहले किसी टीचर ने साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद दूसरा टीचर जस्ट क्या करेगा, एसएसटी पढ़ाएगा और उसमें साइंस का जो टॉपिक पढ़ाया है साइंस टीचर ने उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब होता है हमारा, एक क्लासरूम के अंदर शिक्षकों का समूह जब शिक्षण करता है, यानी कि टीचिंग करता है, बच्चों को पढ़ाता है, इट इज़ कॉल्ड समूह शिक्षण। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर ना कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, तो जब टीचर्स जो हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर एक साथ आते हैं और मिल करके आपको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं समूह शिक्षण। बट देखिए, ये जो टीचिंग की मेथड है ना समूह शिक्षण की, ये प्रायः हमारे स्कूल में नहीं अपनाई जाती है। आपने देखा होगा, हर सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग जो है डिवाइडेड होती है। 40 मिनट का एक सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट 40 मिनट का दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर दूसरा होगा, इस तरीके से स्कूल में चलता है। स्कूल में ये समूह शिक्षण बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ना के बराबर, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं और काफ़ी सारे लॉस भी हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स को अगर एक साथ मिलाकर अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बच्चे की बेहतर बनेगी। ये इसका क्या हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, एक लाभ हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे एक टीचर है, वो अपनी मतलब जो योग्यता है उसका पूरी तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है, साइंस का कोई टीचर है, वो प्लांट टॉपिक को पढ़ा रहा है तो उसको इतना पूरा टाइम नहीं मिल पाता है
कि वो प्लांट वाला जो चैप्टर है उसको पूरा वो करवा दे, उसको जितना नॉलेज है वो बच्चे को दे दे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है ना, सभी टीचर्स को अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो फटाफट से ख़त्म करना होता है, तो शिक्षक को इतना टाइम नहीं मिल पाता यहाँ पर कि वो उसको जितना नॉलेज है वो सारे का सारा बच्चे को दे पाए। तो ये इसका हम कह सकते हैं एक हानि है, यानी कि एक लॉस है। इसीलिए इस चीज़ को प्रायः स्कूल में अपनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि समूह शिक्षण क्या होता है। संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा ये शिक्षण है। यानी कि टीचर की एक टीम आपको पढ़ाती है जहाँ पर वो अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किधर गया, ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो चुका है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। पहला है, शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। यहाँ तक तो ये ठीक है कि शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये गलत हो गया कि तथ्यों को आप एज इट इज़ उसी प्रकार से बता दे रहे हैं जैसे कि बुक में दिया हुआ है। जी नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में भी तो बच्चों को बताएंगे ना, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। ऐसा नहीं करना है। आप टीचर किस लिए हैं, आप टीचर इसलिए हैं कि वो जो कठिनाई उसमें है उसको आप सॉल्व कर पाएँ, इसीलिए तो आप टीचर हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलना है, हर किसी के मन की बात समझनी है। देखिए, टीचर क्या होता है ना, आप टीचर को एक जादूगर समझ सकते हैं। अब जादूगर इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप उस जादूगर की बात कर रहे हैं जो एक पल में फूल से कांटे बना देता है, पानी में आग लगा देता है, ऐसा जादूगर नहीं। जादूगर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि शिक्षक के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो कि ज़रूरी होते हैं पढ़ाते हुए। अब वो कौन से गुण, आप जानते हैं ना, एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है, और जिस टाइम बच्चा स्कूल में आया है उस टाइम पर हर बच्चे की जो मेंटालिटी है ना वो भी अलग अलग होगी। हो सकता है उसी टाइम जब बच्चा स्कूल आया है किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो कि घर पे मम्मी पापा के साथ बच्चे की लड़ाई हुई हो, या हो सकता है कोई बच्चा रोता हुआ स्कूल आया हो सकता है स्कूल आने से पहले किसी बच्चे की जो पेंसिल है वो उसके भाई बहन ने छीन ली हो सकता है स्कूल आने से पहले भाई बहन को बहुत सारा प्यार करके कोई बच्चे स्कूल में आए हों। तो कहने का मतलब है, जब बच्चा स्कूल में एंटर कर रहा है तो हर किसी की मेंटालिटी अलग अलग है। ठीक है, बच्चे के साथ स्कूल आने से पहले क्या चीज़ हुई है, इस चीज़ का पता लगाने का काम टीचर का है। यानी कि टीचर को बच्चों के प्रति सेंसिटिव होना है, संवेदनशील होना है, समझ पाना है कि अभी बच्चा कैसी स्टेज में है, अभी ये बच्चा पढ़ने की स्टेज में है या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस चीज़ का पता टीचर को लगाना होता है। और ऐसा नहीं कि वो क्लासरूम में आकर के आधा घंटा यही पता करने में रहे, नहीं, डायरेक्टली बच्चों से क्वेश्चन भी नहीं करना है, मज़े मज़े में बच्चों को पढ़ाना भी है, और पढ़ाने से पहले बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं इसका भी पता लगाने का काम होता है शिक्षक का। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है जितने बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं सबका मन पढ़ने का हो सकता है काफ़ी बच्चों का नहीं हो। तो ऐसे केस में टीचर का ये काम होता है, ये जादूगर से छोटा काम नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करवानी है, बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करना है पढ़ाई को लेकर, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। बच्चे का दिमाग पढ़ना होगा, समझना होगा कि स्कूल आने से पहले बच्चे के साथ क्या चीज़ हुई होगी, बच्चा अभी इमोशनली कैसा है, मेंटली कैसा है, पढ़ने की स्टेज में है या फिर नहीं है, अभी हम बच्चे को कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, इस चीज़ का डिसीजन लेना टीचर का काम होता है। और ये सारी चीज़ें टीचर ने समझनी होती हैं, और वो तभी समझ पाएंगे जब शिक्षक के अंदर ये सारे गुण होंगे। इसीलिए तो हमारा जो बीएड या डीएलएड का पूरा कोर्स होता है ना, एक होता है रेगुलर और एक होता है हम घर से ही कर लेते हैं। तो जो लोग घर से कर लेते हैं पैसा दे करके, उनके अंदर ये स्किल मुझे लगता है कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती होंगी।
जो स्कूल जो जिसने बीएड या डीएलएड कंटिन्यूसली करा है, रेगुलर किया है, डेली कॉलेज जा करके, तो उसके अंदर ये सारी स्किल्स आई थिंक डेवलप हुई होंगी। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएड डीएलएड किए हुए या बीटीसी किए हुए, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप रेगुलर थे या फिर रेगुलर नहीं थे और आपकी इन चीज़ों को लेकर स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, ये सब डिस्कशन हम कभी कर लेंगे, Q&A वीडियो बना लेंगे एक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने सोचा है कि एक लाइव वीडियो बनाया जाए जिसमें हम Q&A करें, आप लोग क्वेश्चन करें और मैं आंसर करूं, और एकदम इफेक्टिव तरीके से मज़े में हम उस चीज़ को करेंगे। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी ना, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और लाइव इंटरेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया ऑप्शन थर्ड होगा कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना है और संकल्पना को संवेदनशील, देखिए सेंसिटिव और पूर्ण निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, और पढ़ाने से पहले बच्चों की मन स्थिति को समझना भी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ में क्या दिया है कि शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। जी नहीं, अगर आप बच्चों से ऐसा कहेंगे तो फिर आपका क्या काम है स्कूल में, स्कूल में शिक्षक क्यों होते हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। क्या बच्चों का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं कि बच्चों के मन में हम दबाव बना सकें या डर पैदा कर सकें, ये थोड़ी एम होता है हमारा। देखिए मूल्यांकन करने का मेन एम क्या होता है वो हमको समझना होगा। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें ये पता लग पाए कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है, कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के सभी रीज़न ढूंढना। और जब आपको रीज़न मिल जाएंगे तो फिर उस पर काम करना और बच्चों को इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाना, ये होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आप लोग खुद ही आंसर कर लेंगे। सेकंड है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। कभी भी बच्चों को इस तरीके से आपने सेग्रीगेट, अलग थलग नहीं करना है कि ये बच्चे होशियार हैं, ये बच्चे मीडियम हैं, ये बच्चे समस्यात्मक हैं, इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, ये जड़ बुद्धि के हैं, ये गिफ्टेड हैं। इस तरीके से बच्चों को कभी भी आप डिवाइड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जब आप टीचर बनेंगे ना, आप भी ये काम मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है और बच्चों का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, ये तो सही है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। देखिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं पहचानेंगे बल्कि सभी बच्चों को पहचानना होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई में देख रहे हैं, आपको बच्चे का मानसिक विकास भी करना है, जो उसका मानसिक विकास है उसका मूल्यांकन भी करना है, फिजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन भी करना है। अब फिजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन कैसे करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करा के, जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है। इसी तरीके से जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ना, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन उसका कैसा है, इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं है, इन सारे पक्ष का मूल्यांकन करना हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा पहला है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा है केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है। तीसरा है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो बताइए मंदिरा क्या पढ़ती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है। तो ये तो सही है, इसमें लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वो जानती है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित शब्दों और संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, तो बताएं कि शिक्षक क्या कर रहा है या शिक्षिका क्या कर रही है। पहला है शब्दों का मानचित्रण कर रही हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं, स्वतंत्र संबद्धता कर रही हैं, या तुरंत लेखन कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर वो कर क्या रही हैं कि श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर शिक्षार्थियों से
शीर्षक से संबंधित शब्दों और संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहती हैं। तो फ्रेंड्स वो शब्दों का मानचित्रण कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है जब आप बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे रहे हैं कि बच्चे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे होते हैं, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? A.F. ऑसबॉर्न ने दिया था। ठीक है, याद रख सकते हैं ये एक्स्ट्रा में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? देखिए, समावेशी कक्षा मैंने आपको बहुत बार समझाया है CDP की क्लासेस में भी। एक क्लासरूम में अनेक बच्चे आते हैं, हर किसी की मातृभाषा अलग होगी, संस्कृति अलग होगी, हर किसी की एबिलिटी अलग होगी, हर किसी का एज अलग होगा, हर किसी का मतलब सारे डिफ्रेंशिएशन काफ़ी सारे पाए जाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल में एंटर कर गया है तो स्कूल में बच्चों को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे, यानी कि सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके शिक्षा देना और एक जैसी शिक्षा देना बिना भेदभाव के, ये होता है समावेशी कक्षा। कहने का मतलब है इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ पर सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है, पहला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अब देखिए, पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। प्रतिकूल मतलब होता है अपोजिट। अगर आपसे पूछा होता अनुकूल तो वो क्या हो जाता? पॉजिटिव चीज़ पूछी होती कि ये इससे किस तरीके से पॉजिटिवली कनेक्टेड है, कौन सा ऑप्शन, ये होता उसका मतलब। लेकिन प्रतिकूल पूछ लिया, प्रतिकूल मतलब उसका अपोजिट आपको बताना है, यानी कि नेगेटिव चीज़ आपको इस ऑप्शन में ढूंढनी है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो ही हमारा राइट हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। इसमें कह रहा है कि अगर आपको बच्चों को भाषा सिखानी है तो बच्चों को क्या करो, व्याकरण के नियम सिखा दो, और व्याकरण के नियम से बच्चे भाषा को सीख जाएंगे। क्या ऐसा कभी होता है? ऐसा हमने तो नहीं देखा भाई, है ना। क्योंकि देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है किसी भी फैमिली में, तो बच्चा जो है लैंग्वेज को धीरे धीरे सुन करके बोलना सीख जाता है। क्या वो व्याकरण के नियम रटता है, व्याकरण के नियम याद करता है? बिल्कुल भी याद नहीं करता है। एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी लैंग्वेज सीख जाता है, उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है जो उसके घर पे बोली जाती है। कैसे? भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। जिस परिवेश में, जैसे लोगों के बीच में बच्चा रहता है, वैसा बोलना वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है सुन सुन करके। तो भाषा के नियम थोड़ी यहाँ पर याद करे जाते हैं। तो यही इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका प्रतिकूल है, ये सही नहीं है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। भाषा को हम परिवेश में रहकर सीख सकते हैं, और प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। साथ ही साथ बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं और भाषा प्रयोग के नियम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी कि ऐसी कौन सी मेथड है जो मातृभाषा, यानी कि जो हमारी पहली भाषा होती है, जो हम फर्स्ट में अपने घर में सीखते हैं जन्म लेने के बाद, उसको सिखाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है हमारी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की यही होती है, और सेकंड लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश होती है। ठीक है, तो अगर हमको सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो स्कूल में डायरेक्टली सेकंड लैंग्वेज में ही बातचीत होती है, यानी कि इंग्लिश में ही बातचीत होती है, वहाँ पर हिंदी में बात ही नहीं होती है, हिंदी को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ऐसा कौन सी मेथड में होता है, ये आपसे पूछा है। ये होता है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि में, यानी कि डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा जिसे आप सीखना चाहते हैं, उसी पर बातचीत होगी स्कूल में। स्कूल में उससे अदर किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं होगी। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर अगर आपने स्कूल में एंटर कर लिया तो वहाँ पर हिंदी का नाम भी नहीं लेना है, बस आपको दिन भर इंग्लिश में बातचीत करनी है, इंग्लिश में ही पढ़ाई भी होगी, इंग्लिश में ही बुक्स भी होंगी। तो वो होता है डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर बच्चों को दूसरी भाषा बिना मातृभाषा का यूज़ करे सिखाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को, हाँ ये तो हमने कर लिया है, ओके अगेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF स्किनर ने दावा किया है कि भाषा डैश के माध्यम से सीखी जाती है। तो बताइए, BF स्किनर जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने
भाषा सीखने को लेकर क्या चीज़ कही है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, और काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है। ठीक है, पहला है पुनरावृत्ति और मोटे अनुमान, जी नहीं। ड्रिल और अभ्यास, नहीं। तल्लीनता और अनुकरण, नहीं। वो बात करते हैं पुनर्बलन की। जहाँ भी आपको पुनर्बलन दिख गया ना, इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, जहाँ भी आपको पुनर्बलन दिख गया तो आपको सीधा कनेक्ट कर देना है बीएफ स्किनर से, क्योंकि इसकी बात स्किनर करते हैं और कोई भी नहीं करता है। तो पुनर्बलन और संलग्नता के माध्यम से बच्चे भाषा को सीखते हैं, ऐसा कहते हैं बीएफ स्किनर। अब ये पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन मतलब होता है बच्चे को अच्छा व्यवहार करने के लिए अप्रिशिएट करना। अब ये पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव पुनर्बलन यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे आपने बच्चे से क्लासरूम में कुछ पूछा, बच्चे को उसका आंसर आ गया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे से कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। या फिर अगर बच्चे को उसका आंसर नहीं आ रहा है, तब भी आप बच्चे से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया आंसर बताने का, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिएगा, आप और अच्छा बताएंगे। तो ये होता है बच्चों को पॉजिटिवली अप्रिशिएट करना। ठीक है, और नेगेटिव अप्रिशिएशन मतलब होता है जैसे बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली कह रहे हैं बैठ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें इसका आंसर आता ही नहीं है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है। कुछ टीचर की हैबिट होती है ऐसे बोलने की, तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जो बीएफ स्किनर है वो कहते हैं अगर आप बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो बच्चा भाषा को सीख जाएगा। जैसे बच्चा भाषा बोल रहा है, अगर बीच बीच में उससे कोई गलती हो रही है भाषा को बोलने में, तो आप उसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो कि कोई बात नहीं, आप प्रयास करो और प्रयास करो, आप अच्छा कर पाओगे, आप भाषा बोलना सीख जाओगे। इस तरीके से बच्चे को पुनर्बलन देने की बात कौन करता है? बीएफ स्किनर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? बताइए किस चीज़ पर विचार करना चाहिए एज अ टीचर? पहला है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है। जी हाँ, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में क्या हो? अंतःक्रिया हो, बातचीत हो, ये तो ठीक है। दूसरा है ऐसी गतिविधियाँ जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हों, ये भी सही है। आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए जो उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसको करने में बच्चे को मज़ा भी आता है और वो एकदम इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? पहला है मातृभाषा की, आधुनिक भारतीय भाषाओं की, शास्त्रीय भाषाओं की और विदेशी भाषाओं की। दूसरा है मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा, विदेशी भाषा। तीसरा है मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं, संस्कृत और विदेशी भाषा। चौथा है मातृभाषा अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा, शास्त्रीय भाषा। तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी आपकी 2020 की एनईपी, वो किस चीज़ के अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है फ्रेंड्स। वो अनुशंसा करती है मातृभाषा की, जिसे हम अपने घर की भाषा भी कहते हैं, जिसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, अभी मैंने जो आपको बताया। ठीक है, साथ में आधुनिक भारतीय भाषाओं की भी वो बात करती है, संस्कृत की भी करती है, शास्त्रीय भाषाओं की जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी बात करती है, और विदेशी भाषाओं की भी बात करती है। ठीक है, और मेनली ये कहती है कि स्टार्टिंग में आप बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दो, यानी कि घर की भाषा में बच्चों को शिक्षा दो। इससे क्या होगा? बच्चों में कनेक्टिविटी बन पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जब क्लास एंड हो जाएगी ना, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी सीरीज़ चल रही है। इससे ये भी पता लगेगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम देने सभी जाते हैं, लाखों में फॉर्म फिलअप होते हैं, लेकिन क्वालिफाई उसी का होता है जो जम के प्रैक्टिस किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर आप बच्चों को स्कूल में घर की भाषा नहीं बोलने दे रहे हैं तो वो क्या है? हानिकारक है, बच्चों के अधिगम में क्या है? बाधक है।
वो क्यों है, ये आपसे पूछा है। पहला है, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बिल्कुल भी नहीं। यह उनके अधिकारों का हनन है, नहीं। विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को स्कूल में उनकी घर की भाषा में बातचीत नहीं करने देंगे ना, तो बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। बच्चे सोचते हैं कि मेरे घर में ऐसी लैंग्वेज क्यों बोली जाती होगी जो मुझे स्कूल में नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो बच्चे क्या होते हैं, खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, एकदम दबे दबे सहमे से हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि बच्चों को स्कूल में उनकी भाषा में बोलने दिया जाए, वो भाषा जिस भाषा में वो अपने घर में भी बातचीत करते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? पहला है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, ठीक लग रहा है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना और भाषा संसाधनों का अभाव है। तो देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, यानी कि सबसे बड़ी ऐसी चुनौती आपके सामने कौन सी है, ऐसा सबसे कठिन कार्य कौन सा है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और जो थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो वो क्या होता है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अब देखिए, क्लासरूम में अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुभाषिक कक्षा। तो क्लासरूम में अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो उन सभी बच्चों को उनकी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ाना, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना, उसके लिए रणनीति बनाना, ये शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और देखिए, साथ में हमारी अदर क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। साथ में फ्रेंड्स, मैंने आपको टैग वर्ड्स भी करवाए हैं, उनका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि टैग वर्ड्स जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो आपकी पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, जो कि मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के करवाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब हम कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।